ओके JSW, चलिए एक काम करते हैं, मार्केट पर बाद में आएंगे थोड़ी देर में। अब एक बार जरा ये जो स्टोरी फ्लैश हो रही है स्क्रीन पर, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए जो राहत की खबर आई है, उस पर लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या क्या जानकारी मिल रही है आपको? दरअसल सरकार ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को जारी करके सरकार ने पावर परचेज एग्रीमेंट जो होते हैं खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के लिए उनकी शर्तों में ढील दी है। दरअसल बता दूं कि पूरा मामला रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट हो या फिर थर्मल पावर प्लांट हो, उनकी बंडलिंग से जुड़ा हुआ है। सरकार की स्कीम ये है कि अगर चाहे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से पावर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनसे बिजली खरीद के बाकी लोगों को ग्रिड के जरिए बेच सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि आमतौर पर 25 साल के लिए बिजली खरीदी जाती है, लेकिन आप 25 साल से कम के लिए भी खरीद सकते हैं। और जब चाहे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट पीपीए खत्म होने के बाद जरूरी नहीं कि उसी पावर प्लांट को बेचे, आप किसी को भी ग्रिड के जरिए अपनी बिजली बेच सकते हैं। इसका मकसद ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए, ज्यादा रिटर्न को लाया जाए। इस वजह से ये शर्तों में ढील दी गई है। ओके, चलिए ठीक है लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब एक काम करते हैं, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। IRFC का शेयर नई ऊंचाई पर है। पहली बार आज शेयर IPO प्राइस के ऊपर बंद हो सकता है। IRFC का बिजनेस मॉडल ज़रा हटकर है। क्या है हटकर, ज़रा एक्चुअली यतिन से ही समझ लेते हैं। यतिन बताइए। तो देखिए, IRFC की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे स्टॉक है, क्योंकि 26 रुपये का जो IPO प्राइस था बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो पा रहा था। शायद आज उसके ऊपर क्लोज आ जाए। ये ऐसी कंपनी है ना जिसके कोई NPAs हैं, ना ये इनकम टैक्स देती है क्योंकि इसको सरकार ने एग्जेम्पशन करके रखा है। इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप देखें तो कोई भी NBFC के मुकाबले सबसे कम है। AAA रेटिंग है। और रेलवे का जितना भी फाइनेंसिंग होता है या रेलवे जितना भी केपेक्स करता है, उसका लगभग 35 से 40% फंडिंग IRFC करती है और 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। मोर इम्पॉर्टेंटली, इस कंपनी के केवल 34 एम्प्लॉई हैं। जी हाँ, 34 एम्प्लॉई हैं। और अगर हम कंपनी की बात करें तो ये एक होटल है चाणक्यपुरी, होटल अशोक, उसके बेसमेंट से ये काम करते हैं। तो अगर हम PSUs की बात करें तो शायद आपको अचंभा होगा कि इतनी छोटी कंपनी है और फिर भी 34 एम्प्लॉई है। FY22 का प्रॉफिट अगर आप देखें तो करीब करीब 6000 करोड़ है। अगर आप ईयर एंडेड 30 सितंबर की बात करें, जो लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स थे, तो 41,000 के आसपास, 41,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेटवर्थ है कंपनी का और करीब 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी ब्रॉडली जो इनकी बुक वैल्यू है इनसे 20% नीचे ट्रेड करते हैं। IRFC क्यों ये स्टॉक फोकस में आ रहा है? 2 वीक्स पहले हमने रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात की थी कि किस हिसाब से रेलवे एक बड़ा केपेक्स कर रही है। लास्ट बजटरी एलोकेशन जो था सरकार का, उसमें आवंटन में, रेलवेज के आवंटन में लगभग 17-18% की ग्रोथ आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी थी। 34,000 करोड़ रुपए रेलवेज जो है सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स पे स्पेंड करने वाले हैं। करीब करीब 90,000 नए वैगन्स का ऑर्डर जो है FY25 तक इंडियन रेलवेज दे सकती है। और कंपनी का अगर आप फंडिंग मिक्स देखें तो 45% का जो फंडिंग होता है ये रोलिंग स्टॉक और वैगन एडिशन में जाता है IRFC की तरफ से, और बाकी का 55% है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाता है। ऑब्वियसली अगर आप लिस्टेड कंपनी देखें तो RVNL और रेलटेल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनको जो लोन्स देने का काम है वो IRFC करती है। तो ऑब्वियसली अगर RVNL की ऑर्डर बुक आप बोल रहे हो कि रिकॉर्ड हाइस पे है, तो जाहिर सी बात है जो फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी वो IRFC से आएगी। कोंकण रेलवे है, पिपावर रेलवे है, जो रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं ये सेक्टर्स, यहाँ भी फंडिंग जो है IRFC देती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो बजटरी एलोकेशन है आगे चलते हुए हमने ये देखा है कि जो इलेक्शन ईयर होता है उसके जो 1 साल पहले का बजट होता है, जहां जनरली फाइनेंस मिनिस्टर को लीवे होता है, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके पहले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर और GDP मल्टीप्लायर दोनों सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर पैक के अंदर। तो कहीं ना कहीं बाजार ने ये रियलाइज़ किया है कि ये कंपनी जिसके 0 NPAs हैं, कोई टैक्स नहीं देती, पूरा का पूरा पैसा जो है वो बॉटम लाइन में फ्लो होता है, शायद यहाँ मौके बनेंगे कमाई के। और जैसे कि मैंने कहा FY22 में कंपनी ने 6,000 करोड़ का पैट किया और आज 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो 6 के P मल्टीपल पे और करीब 4 से 5% के बीच में कंपनी की डिविडेंड यील्ड है।
तो इसीलिए शायद ये काफ़ी इन्वेस्टर्स के रेडार पे अब आ चुका है। अशोक होटल आप गए हैं आज तक? familiar हूं मैं उससे। मैं इनफैक्ट चाणक्यपुरी में रही हुई हूँ। हाँ, अच्छा। 10 साल। तो ओके। उस एरिया की बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक जानकारी एरिया है। पूरा, हाँ, जो तो 1950s में आई थिंक, तो अगर मुंबई वाले जाना चाहते हैं कितना पुराना होटल है, जो एम्बेसडर होटल है चर्च गेट में, आप मान लीजिए उसी टाइम का वो होटल है, तो और उसी टाइप का होटल भी एक्चुअली, जी हाँ। तो बिल्कुल मतलब ये सिमिलर वाइब्स आती है। ये एक ऐसी एनबीएफसी है ना अनुज, दो इसके की पॉइंट्स हैं। एक तो इसका कभी एनपीए नहीं होगा क्योंकि वो सरकार उसकी गारंटी सरकार देती back है, और सरकार ये भी इसको गारंटी देती है कि आप कोई टैक्स ना भरें। इसका आप टैक्स एक्सपेंस देखेंगे तो FY22 में करीब मुझे लगता है 30-35 लाख रुपए का था, वो भी शायद इन्होंने ऑडिट फीस या कुछ तो अमाउंट दिया होगा या इसके कुछ सिर्फ TDS एनुअल वगैरह। अर्निंग्स हैं, या तो मैं क्वार्टरली देख रहा था तो काफी वोलेटाइल। हाँ, ये बेसिकली थोड़े लंपी होते हैं इसके सारी चीजें, बट अगर आप कंसोलिडेटेड बुक देखें या जो कंपनी की AUM देखें तो 5 लाख करोड़ के पार है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी कोई छोटी मोटी है, 6,000 करोड़ कमाती है, 5 लाख करोड़ के, हाँ, और डिसेंट साइज की कंपनी है। ऑब्वियसली एक इसके अंदर रिस्क जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट टैक्सेशन करना चाहे इसको, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन फिर भी एक रिस्क है। और दूसरा कि ये जो कंपनी है इसको काफी सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स के जरिए पैसे रेज करने की छूट है, तो कॉस्ट ऑफ फंड इसके हमेशा लो रहते हैं। तो शायद ये 2-3 चीजें, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास 85% स्टेक है, तो शायद OFS भी अगर दाम ज्यादा भाग जाएगा तो शायद वो OFS का भी हो रहेगा। और डिविडेंड तो अब कमा ही रही है सरकार इसके जरिए। अभी तो टैक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो फिर टैक्स लगाने का क्या मतलब है? वो तो वो एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में देने वाली बात है। लेकिन हाँ, आगे जाके OFS आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 75 पे तो लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है लेकिन PSUs को, लेकिन ओवर टाइम तो 75 पे लाना पड़ेगा, तो OFS तो आएगा कभी ना कभी। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिविडेंड यील्ड भी ज़बरदस्त। और नॉर्मली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्टॉक्स जब अपना IPO प्राइस क्रॉस करते हैं उसके बाद उनमें तेज़ी आती है, क्योंकि वो सारी सेलिंग अब्जॉर्ब कर चुके हैं। और ये एक्चुअली सिचुएशन हमने हाल में बखूबी होता देखी है। जब हाल का इशू आने के बाद